डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सामाजिक क्रिया के प्रकार का। तो चलिए जानते हैं सामाजिक क्रिया के प्रकारों के बारे में। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं: तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया और परंपरात्मक क्रिया। तो सबसे पहले जानते हैं तार्किक क्रिया के बारे में। इसको इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल एक्शन। तार्किक क्रिया का संबंध किसी लक्ष्य के साथ होता है। जैसे एक पुल का निर्माण करते समय एक इंजीनियर की क्रिया धन कमाने के लिए प्रयत्नशील व्यापारी की क्रिया तथा युद्ध में सफलता प्राप्त करने के प्रयत्न में लगे हुए सैनिक अधिकारी की क्रिया इसी श्रेणी में आती है। तो स्पष्ट है कि तार्किक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसका चयन कर्ता द्वारा सचेत और योजनाबद्ध रूप से लक्ष्य तथा साधनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति नया काम, धंधा, व्यापार या फैक्ट्री प्रारंभ करने से पूर्व अपने पास जमा पूंजी, माल की आवक, ग्राहक, मुनाफा आदि का हिसाब लगा लेता है, फिर व्यापार या काम धंधा शुरू करता है, तो उसकी यह क्रिया तार्किक क्रिया कहलाएगी। ये सभी जो उदाहरण दिए गए, इनमें मुख्य बात यह है कि तार्किक क्रिया में कर्ता तो आप जानते ही हो क्रिया करने वाले को कहते हैं। तो कर्ता अपने लक्ष्य को स्पष्ट ध्यान में रखता है और उसे प्राप्त करने हेतु साधनों का चुनाव करता है, इसलिए इसे लक्ष्य निर्धारित क्रिया भी कहते हैं। वेबर तार्किकता की व्याख्या कर्ता के ज्ञान के आधार पर करता है, न कि अवलोकनकर्ता की दृष्टि से। अर्थात कर्ता को जितना ज्ञान है उसके आधार पर उसकी क्रिया तार्किक है। दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि में वह क्रिया तार्किक हो यह आवश्यक नहीं है, बस कर्ता की नज़रों में तार्किक होनी चाहिए कि भाई मैं इस उद्देश्य से ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी जो क्रिया है वो है मूल्यांकनात्मक क्रिया। इस प्रकार की क्रिया के पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है। एक डूबते हुए जहाज के साथ कप्तान का समुद्र में डूब जाना मूल्यांकनात्मक क्रिया के अंतर्गत ही आएगा। कप्तान यह भली भांति जानता है कि जहाज छोड़कर अलग नहीं होने से उसे सदा के लिए जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, परंतु फिर भी वह जहाज छोड़ने के बजाय मर जाना ज़्यादा अच्छा समझता है, क्योंकि जहाज छोड़कर चला जाना किसी भी रूप में सम्मानजनक कार्य नहीं माना जाता। इसी मूल्य से प्रभावित होकर कप्तान क्रिया करता है। यहाँ कर्ता सभी खतरों को स्वीकार करते हुए तार्किक ढंग से क्रिया करता है, यद्यपि वह जानता है कि उसके ऐसा करने से कोई बाह्य परिणाम नहीं निकलेगा। वह ऐसा केवल इसलिए करता है कि सम्मान या प्रतिष्ठा के अपने स्वयं के आदर्शों के प्रति वफादार रहना चाहता है। स्पष्ट है, जो क्रियाएं नैतिक, धार्मिक, कलात्मक या आदर्शात्मक आधार पर की जाती है तथा जिनके पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है, मूल्यांकनात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। धार्मिक या नैतिक आधार पर इस प्रकार की क्रिया करने की लोगों से
अपेक्षा की जाती है। उदाहरण के लिए ईश्वर भजन व दान पुण्य करना नैतिक दृष्टि से उचित माना गया है। इनके पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है। अब आते हैं तीसरी क्रिया पे, वो है भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया। इस प्रकार की क्रिया का संबंध व्यक्ति के संवेगों यानी इमोशंस और भावात्मक दशाओं से होता है। प्रेम, दया, घृणा, सहानुभूति तथा क्रोध आदि के वशीभूत होकर की जाने वाली क्रियाएं भावनात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। कभी कभी मनुष्य शक्तिशाली संवेग के वशीभूत होकर अतार्किक रूप से, तार्किक रूप से नहीं, अतार्किक रूप से ऐसा व्यवहार या क्रिया कर बैठता है कि उसे बाद में उसके लिए पछताना पड़ता है। जैसे किसी के गाली देने पर क्रोधवश उसकी हत्या कर देना संवेगात्मक क्रिया का ही उदाहरण है। यहाँ क्रिया को लक्ष्य या मूल्यों की व्यवस्था के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जाता। जो अपन ने अभी दो क्रिया जानी ना, तार्किक एवं मूल्यांकनात्मक, तो ये उनसे हटके है, बल्कि इसमें कर्ता की विशेष परिस्थितियों की संवेगात्मक प्रतिक्रिया के रूप में किया जाने वाली क्रिया होती है। जब परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि कर्ता का स्वयं पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, तब वह भावावेश में ऐसा व्यवहार कर बैठता है जो कि सामान्य परिस्थितियों में एवं स्वस्थ मस्तिष्क की स्थिति में वह कभी भी नहीं करता। यदि उसकी परिस्थितियाँ सही रहती और या फिर उसका दिमाग मस्तिष्क स्वस्थ रहता तो ऐसी क्रिया वो नहीं करता, लेकिन परिस्थितिवश कर देता है। संवेगात्मक क्रियाओं का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक और मनोरोग विशेषज्ञ कर सकते हैं, अतः इनका अध्ययन मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है, समाजशास्त्र के क्षेत्र में नहीं आता। एक और अगली जो क्रिया है वो है परंपरात्मक क्रिया, ट्रेडिशनल एक्शन। वे क्रियाएं जिनका संबंध प्रथाओं, परंपराओं अथवा प्राचीन काल से चले आ रहे व्यवहारों और विश्वासों से होता है, परंपरात्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसा कि इसके नाम से भी आप आसानी से समझ सकते हो। इस प्रकार की क्रियाएं इसलिए की जाती है कि भूतकाल से लोग ऐसा करते रहे हैं। प्रथाओं या परंपराओं के अनुरूप व्यवहार करना या उसका अनुसरण करना परंपरात्मक क्रिया ही है। ऐसा करने के लिए कर्ता को किसी लक्ष्य या मूल्य को ध्यान में रखना आवश्यक नहीं है और न ही उसे इसके लिए संवेगों का सहारा लेना पड़ता है। जैसा कि भावनात्मक क्रिया में होता था, संवेगों का सहारा लेता था वह तो किसी प्रथा, परंपरा या विश्वास के वशीभूत होकर वही व्यवहार या क्रिया करता है जैसा उसके पूर्वज करते आए हैं। अपनी ही जाति में विवाह करना, मृत्यु भोज करना, श्राद्ध एवं तर्पण आदि की क्रियाएं परंपरा के पालन के लिए ही की जाती है। इस प्रकार से परंपरागत सामाजिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिन्हें लोग आदतों या स्थापित परंपराओं के प्रभाव या दबाव के कारण संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार चारों क्रियाओं की बात हो गई। तो क्रियाओं के उपयुक्त वर्गीकरण के द्वारा वेबर ने यह बताना चाहा है कि आधुनिक और पश्चिमी देशों में अधिकांश क्रियाएं तार्किक आधार पर लक्ष्य और साधनों को ध्यान में रखकर की जाती है, अर्थात इन देशों में तार्किक क्रियाओं को ज़्यादा महत्व
दिया जाता है, जबकि गैर पश्चिमी एवं परंपरागत समाजों में इसके विपरीत अन्य प्रकार की क्रियाओं की प्रधानता होती है। अब आ जाते हैं अगला जो इसी का ही बिंदु अपना आज का रहेगा, वो है सामाजिक क्रियाओं को समझने की विधियाँ। मैक्स वेबर का मानना है कि मानव द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। उसने मानवीय क्रियाओं की प्रकृति को दो भागों में बांटा है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो स्पष्ट होती है, जिन्हें समझने के लिए मस्तिष्क पर जोर नहीं देना पड़ता, जबकि दूसरी ओर कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनका बाह्य व्यवहार स्पष्ट नहीं होता। इन क्रियाओं के उद्देश्य एवं प्रयोजन मालूम करना कठिन होता है। जब तक मानवीय क्रियाओं के अर्थ, उद्देश्य एवं प्रयोजन को न समझ लिया जाए, तब तक सामाजिक स्थिति को समझना भी मुश्किल होता है। यही कारण है कि वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को समझने के लिए कुछ विधियों का उल्लेख किया है। इन विधियों को दो भागों में बांटा जाता है, बौद्धिक विधि और भावात्मक विधि। तो सबसे पहले बौद्धिक विधि को देखते हैं। मैक्स वेबर का मानना है कि ऐसी सामाजिक क्रियाएं हैं जिन्हें समझने के लिए बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए उन्हें बौद्धिक विधियाँ कहते हैं। इन विधियों को भी वेबर ने दो भागों में बांटा है, तर्काश्रित और गणिताश्रित। तर्काश्रित यानी लॉजिकल मेथड। तो लॉजिकल मेथड क्या है? सामाजिक क्रिया को समझने की तर्क पर आधारित विधि है, अर्थात कई मानवीय क्रियाएं तर्क और विवेक तथा कार्यकारण पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति गणित का अध्ययन का इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश करता है, गणितीय अध्ययन करके इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश करता है, तब उसकी यह क्रिया तर्क पर आधारित है। उसके स्थान पर यदि वह चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेता है तो इस क्रिया को तर्क द्वारा नहीं समझा जा सकता। दूसरा है गणिताश्रित विधि। गणिताश्रित विधियाँ वे है जिन्हें गणित के आधार पर समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए 2 + 2 = 4 होते हैं। 2 और 2 मिलकर 4 होने की क्रिया को गणित के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर नहीं समझा जा सकता। अब आते हैं दूसरे तरह की जो विधि है, वो है भावात्मक विधि। मानव एक भावना प्रधान प्राणी भी है। वह सदैव अपनी क्रियाओं का संचालन तर्क एवं बुद्धि के आधार पर नहीं करता, बल्कि कई क्रियाएं तो भावना प्रधान होती है, जिन्हें समझने के लिए भावनाओं का ही सहारा लेना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति डाकू या अपराधी बनकर अपराध कार्यों में संलग्न हो जाता है। उसकी इस क्रिया को समझने के लिए हमें तार्किक विधि के स्थान पर भावात्मक विधि का सहारा लेना होगा और हमें उन भावनाओं का पता लगाना होगा जिनकी वजह से डाकू या अपराधी बना है वह, यानी कि वह जिनकी वजह से डाकू या अपराधी बना है। तो वेबर ने भावनात्मक विधियों के दो भागों में बांटा है, प्रत्यक्ष अवलोकन विधि और व्याख्यात्मक विधि। प्रत्यक्ष अवलोकन विधि को अपन जानते हैं। भावात्मक आधार क्या है प्रत्यक्ष अवलोकन विधि, तो इसके बारे में जान लेते हैं। भावात्मक आधार पर सामाजिक क्रियाओं को समझने की एक विधि प्रत्यक्ष अवलोकन विधि है। कई क्रियाओं को हम अवलोकन के माध्यम से सरलता से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, खिलाड़ियों द्वारा मैच प्राप्त की गई विजय को हम उनके द्वारा मैच खेलने के लिए पूर्व में की गई तैयारी को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। और दूसरी है व्याख्यात्मक विधि। मैक्स वेबर का मत है कि कई क्रियाओं को मात्र अवलोकन से ही नहीं समझ सकते, उन्हें समझने के लिए उनकी व्याख्या करना जरूरी होता है। व्यक्ति कोई भी क्रिया क्यों करता है, किसी विशिष्ट प्रकार की क्रिया के पीछे उसका क्या उद्देश्य है, इन प्रश्नों की व्याख्या संभव होती है। उदाहरण के लिए, एक छात्र द्वारा कठोर परिश्रम करने पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है, उच्च पद एवं अच्छे जीवन साथी प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार
व्याख्यात्मक विधि में क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या एवं विश्लेषण करके उसे समझने का प्रयास किया जाता है।